ये देखो, ये आपके पास ऐसे वर्टिकल बॉल है, ठीक है। अब ये जो आप वर्टिकल बॉल देख रहे हो, इसको अगर मैं राइट नाउ यहाँ से ऊपर से ये फिक्स कर दूं, ये मेरे पास एक फिक्स पॉइंट हो गया। तो अगर मैं अब इस फिक्स पॉइंट से इसको देखो ऐसे हिट करता हूँ, तो हिट करने से इसको मैं एक इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब एक फोर्स से इसको मोशन दे रहा हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे देखो इसको ऐसे एक मोशन दिया, तो राइट नाउ ये एक पेंडुलम मोशन चल रहा है। ये एक सर्कल का पार्ट है, पर राइट नाउ बॉडी जो मूव कर रही है वो किस में मूव कर रही है, एक ऑसिलेशन, पेंडुलम के फॉर्म में, एक ऑसिलेशन के फॉर्म में मूव कर रही है। अब अगर मैं यही बॉडी को देखो जरा थोड़ा जोर से मारूं, तो देखो इसने क्या किया, एक पूरा सर्कल कंप्लीट किया। देखो अगर मैं इसको ऐसे जोर से मारूं तो इसने पूरा क्या किया, एक सर्कल कंप्लीट किया। अगर मैं इसको धीरे मारूं तो इसने क्या किया, देखो ये ऑसिलेटरी मोशन। और अगर मैं इसको, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे मारता हूं तो देखो ये बॉडी ना सर्कल हुआ, ना ये ऑसिलेशन, ये एक हाइट तक जाके ऐसे नीचे गिरी। इसको मैंने मारा, देखो ये हाइट से जाके ऐसे नीचे गिरी। तो जब ये हाइट से जाके ऐसे नीचे गिरी तो तीन टाइप के मोशन हो गए। एक आपने मारा तो पूरा एक वर्टिकल लूप कंप्लीट हुआ, एक आपने मारा तो पेंडुलम मोशन हुआ, एक आपने मारा तो बॉडी ऐसे ऊपर जाके नीचे गिरी। तो हमें पेपर में क्वेश्चन आएंगे कि भाई कब कौन सा मोशन होगा। तो हमने वो कंडीशंस याद रखनी है, वो हमने ये हर सारे केसेस याद रखने के, कब कैसे होता है, कौन सी वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो आपके पास देखो ये आ गया मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ वर्टिकल लूप। तो ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, जैसे अभी हमने ये एक स्ट्रिंग ली थी, और ये स्ट्रिंग के नीचे ये एक बॉडी को मैंने टाई किया हुआ है। तो ये मेरे पास एक बॉल है या एक बॉडी है, और ये मेरे पास पॉइंट ओ, ये मेरा फिक्स पॉइंट है। ये हमारा फिक्स पॉइंट है जिसको हमने फिक्स किया हुआ है। तो स्ट्रिंग का हमने एक पॉइंट फिक्स किया हुआ है, और जो दूसरा पॉइंट है वहां पर आपने एक बॉडी को टाई किया हुआ है, और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेट से लेंथ एल है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो बॉडी है इसको ऐसे एक वेलोसिटी दी। तो लोएस्ट पॉइंट है ये बॉडी का, जहां पे बॉडी है, तो मैंने यहाँ पे बॉडी को यूएल वेलोसिटी दे दी। अब मैंने बॉडी को ये यूएल वेलोसिटी दी, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि बॉडी जो है वो आगे जाना चाहती है, पर ये बॉडी राइट नाउ इस स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है। तो बॉडी जब आगे जाएगी तो इस स्ट्रिंग को खींचेगी, और जब ये स्ट्रिंग को खींचेगी तो स्ट्रिंग के अंदर डेवलप होगी टेंशन। वो जो टेंशन है वो बॉडी को आगे जाने से रोक रही है। तो यहां पे अगर मैं नोटिस करूं राइट नाउ, तो बॉडी पे जो फोर्सेस लग रही हैं, एक बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, एक इस रस्सी के अंदर टेंशन है जो राइट नाउ ऐसे ऊपर की तरफ लग रही है। और जब मैं ये मोशन दूंगा, ये बॉडी को आगे की तरफ मोशन दूंगा, तो बॉडी जब आगे जाना चाहती है तो वो स्ट्रिंग को खींचेगी, और खींचने के कारण मैं नोटिस करूंगा कि यहाँ पे टेंशन पे फर्क पड़ेगा। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर जो टेंशन है, वो टेंशन इस बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट जाने से रोक रही है। तो आप क्या नोटिस करोगे कि अभी राइट नाउ टाइम जीरो पे आपने बॉडी को हिट किया, और एट अ सर्टेन टाइम टी बॉडी एक पी पॉइंट पे पहुंच गई। तो जब बॉडी इस पी पॉइंट पे पहुंची, तो यहां पे बॉडी के ऊपर अगर मैं फोर्सेस को ऑब्जर्व करूं कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, तो एक तो बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, और दूसरा यहां पर ये टेंशन लग रही है। और बॉडी जब आगे जा रही है तो बॉडी क्या कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एंगल बना रही है। जब बॉडी आगे जा रही है तो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल बॉडी क्या कर रही है, एंगल फॉर्म कर रही है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि राइट नाउ यहां पर बॉडी को, क्योंकि आपने पहले मोशन दिया था, आपने क्योंकि बॉडी को वेलोसिटी दी थी, तो ये बॉडी की वेलोसिटी जो होगी वो गिवन पाथ के टेंजेंशियल होगी। तो आपने ये यूएल वेलोसिटी दी थी बॉटम पे, तो यहाँ पे इस जगह को मैं ए पॉइंट कह देता हूँ, ये ए पॉइंट, यहाँ पे मैंने यूएल वेलोसिटी दी। अब बॉडी जो है वो पी पॉइंट पे है, और ये आपका फिक्स पॉइंट है जहां से आप ये सारा मोशन नोटिस कर रहे हो, और यहाँ पे ये एंगल बना।
और जैसे जैसे बॉडी मूव करेगी ये एंगल विद टाइम क्या करेगा, चेंज होगा। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि ये जो हमारा गिवन वेट कंपोनेंट है, इस वेट कंपोनेंट के, इस वेट के ऐसे कंपोनेंट्स बनेंगे। तो ये आपके पास एंगल थीटा आ गया, और ये जो एंगल थीटा है यहाँ पर वेट को अगर मैं ब्रेक करूं तो ब्रेक वेट का एक ये कंपोनेंट बन जाएगा, एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा। तो यहां पर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, एक ये कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा, एक ये बनेगा mg sin थीटा। अब ये जो आपकी वेलोसिटी है और ये जो mg sin थीटा, ये देखो ये दोनों एक ही लाइन पे लग रहे हैं, टेंजेंशियल लाइन पे लग रहे हैं। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि यहां पर ये जो mg sin थीटा है ये आपकी टेंजेंशियल फोर्स है, ये आपकी टेंजेंशियल फोर्स है, ये वो फोर्स है जो अलोंग द टेंजेंट लगेगी। और ये वाली जो फोर्स है ये आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज स्पीड को चेंज करेगी। तो ये आपके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड को बदलेगी। तो बॉडी की स्पीड आप नोटिस करोगे यहां पे हर इंस्टेंट क्या करेगी, चेंज होगी। तो जब एक बॉडी वर्टिकल लूप में मूव करेगी तो आप क्या नोटिस करोगे कि बॉडी की जो स्पीड है वो विद टाइम क्या कर रही है, चेंज कर रही है। और बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। बॉडी का ये जो पाथ है, ये जो पाथ है ये आप क्या नोटिस करो, ये सर्कल का पाथ है। सर्कल का पाथ क्यों है, बिकॉज ये जो आपकी स्ट्रिंग है ये अब रेडियस की तरह एक्ट कर रही है। फिक्स पॉइंट से बॉडी का डिस्टेंस जो है वो ये स्ट्रिंग की लेंथ है, जो हर टाइम स्ट्रेच रहेगी और लेंथ चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हमने पहले ही माना हुआ है कि जो स्ट्रिंग है वो मासलेस होती है और इनएक्सटेंसिबल है। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि बॉडी एक सर्कल के पाथ में जब मूव कर रही है तो ये जो आपका गिवन मोशन होगा ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के फॉर्म में ये बॉडी मूव करेगी। तो यहां पे जो आप मोशन ऑब्जर्व करोगे वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पे दो एक्सेलरेशंस होंगी। एक एक्सेलरेशन होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक होगी आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो आप निकाल चुके हो, वो ये जी साइन थीटा है। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है उसमें थीटा क्या है, थीटा आपका जो गिवन स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है ये वो है। अब क्वेश्चन आया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां पे जो है वो क्या लग रही है, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण आएगी, और जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण आएगी तो आप यहां पे क्या नोटिस करोगे कि वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो कौन आपको देगा, वो देगा जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है, और वो फोर्स है यहाँ पे टेंशन। तो आप नोटिस कर रहे हो कि टेंशन जो है वो कहां लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे मैंने क्या नोटिस किया कि टेंशन तो सेंटर की तरफ लग रहा है, लेकिन ये जो mg cos थीटा है ये सेंटर से अवे लग रहा है। तो यहां पर अगर मैं इस रेडियल एक्सिस पे देखूं, रेडियल का मतलब जो सेंटर की तरफ लग रहा है, तो अलोंग द रेडियल एक्सिस दो फोर्सेस लग रही हैं। कौन सी दो फोर्सेस लग रही हैं, एक T और एक mg cos थीटा। अगर मैं इन दोनों को मान लूं कि इक्वल है तो फिर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट फोर्स जीरो आ जाएगी। कहां पे, रेडियल एक्सिस पे। अगर रेडियल एक्सिस पे नेट फोर्स जीरो हो गई तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो वेलोसिटी है इसको सिर्फ ये वाली फोर्स रोक रही है और कोई फोर्स नहीं लग रही। क्यों, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि टी और mg cos थीटा इक्वल है। तो अगर मैं ये मान रहा हूं कि टी और mg cos थीटा इक्वल है तो इस गिवन बॉडी पे सिर्फ एक फोर्स लग रही है। इसका मतलब बॉडी को ऐसे आगे जाना चाहिए, ऐसे आगे आ जाना चाहिए, और उसकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, पर डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए। डायरेक्शन कब चेंज होती है, जब एक फोर्स होती है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है, तब डायरेक्शन चेंज होती है। तो आप ये नहीं मान सकते कि ये टी और mg cos थीटा इक्वल है, आप इनको इक्वल नहीं ले सकते। समझ में आ गया क्यों नहीं ले रहा इक्वल, क्योंकि अगर इक्वल ले लिया
तो फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ये तो पता लग गया। डायरेक्शन क्या, कौन बदल रहा है डायरेक्शन, हमने लास्ट क्लास में नोटिस किया था कि डायरेक्शन बदलने के लिए फोर्स चाहिए जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ऐसे इक्वल पुट करने से तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, नेट फोर्स जीरो होगी, तो फिर कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रही है, तो फिर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जब फोर्स नहीं लग रही तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और हमें पता है यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये टी माइनस एम जी कॉस थीटा हो गया। टी बड़ा है और एम जी कॉस थीटा छोटा है, और ये जो टी माइनस एम जी कॉस थीटा है ये आपकी बॉडी को एक फोर्स देगा। कौन सी फोर्स देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वो फोर्स है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रही है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो हम क्या नोटिस करेंगे? हम नोटिस करेंगे कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी पे लगेगी, और बॉडी का मास m है, और ये जो रेडियस बॉडी का जो बनेगा वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो मेरे पास ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये बन गई एम वी स्केयर बाय एल इजिकल टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा। तो आपके पास ये जो टेंशन आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्केयर बाय एल प्लस एम जी कॉस थीटा, और ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसको अब आपने याद रखना है। ये आपने अब याद रखना है कि जब भी आप वर्टिकल लूप में कुछ भी मोशन देखते हो, वर्टिकल लूप में कौन से मोशन जो मैंने अभी आपको 3 दिखाए थे, एक पेंडुलम वाला मोशन वो भी वर्टिकल ही है, बस ये कि वो पूरा एक सर्कल नहीं कंप्लीट हुआ, अदरवाइज है वो भी एक सर्कल का पार्ट ही है जिसमें वो पेंडुलम मूव कर रहा था। तो पेंडुलम जब मूव कर रहा है तो उस टाइम पेंडुलम के मूवमेंट के टाइम उसके अंदर जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो इस रिलेशन से आएगी। तो ये रिलेशन अब याद रखना है कि टेंशन का रिलेशन क्या बन गया? एम बी स्केयर बाय आर या एम बी स्केयर बाय एल प्लस एम जी cos theta, where theta is the angle which your given string will make with the vertical, जो string vertical के साथ एंगल बनाए। हाँ जी ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बॉडी को यहां पे एक इनिशियल वेलोसिटी दी यूएल, बॉडी जो है वो गिवन वेलोसिटी के कारण ये गिवन पाथ में ऐसे मूव करते हुए यहां पहुंच गई। जब बॉडी यहां पहुंची तो बॉडी की वेलोसिटी जो है वो v है और वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि mg sin थीटा आपकी वेलोसिटी के क्या लग रहा है? ऑपोजिट लग रहा है। तो अभी हमने पीछे नोटिस किया था कि ये mg sin थीटा है, ये आपके v के क्या लग रहा है? ऑपोजिट लग रहा है, वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रहा है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, एज यू विल राइज अप, तो आपका जो v है v वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी आपकी कम हो रही है। और यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लग रही है जो आपको गोल घुमा रही है, सेंटीपिटल फोर्स, और वो जो सेंटीपिटल फोर्स है वो लग रही है बिकॉज ऑफ टेंशन एंड योर गिवन एम जी कॉस थीटा। तो यहां पर आपने इस टेंशन को अभी निकाला है कि ये जो टेंशन है इसकी वैल्यू एम वी स्केयर बाय एल, अगर मैं इस स्ट्रिंग की लेंथ एल मानूं तो ये मेरी टेंशन आ गई एट अ गिवन इंस्टेंट एम वी स्केयर बाय एल प्लस एम जी कॉस थीटा। अब इस केस में मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि ये जो टेंशन है ये टेंशन आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अगर ये टेंशन जीरो हो गई तो सेंटर की तरफ फोर्स लगनी बंद हो गई, और अगर सेंटर की तरफ फोर्स लगनी बंद हो गई तो सर्कुलर मोशन उसी वक्त होना बंद हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन कब होना बंद होगा? जब टेंशन जीरो हो जाएगी। जैसे ही टेंशन जीरो होगी सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये जो बॉडी है ये एक पूरा वर्टिकल लूप कंप्लीट करे, मैं चाहता हूं कि बॉडी ऐसे एक पूरा वर्टिकल लूप कंप्लीट करे, तो बॉडी पूरा वर्टिकल लूप कब कंप्लीट करेगी? जब इस पूरे रास्ते में ए से लेके बी तक, पूरे रास्ते में फ्रॉम ए टू बी, पूरे रास्ते में टेंशन जो है वो जीरो नहीं हो रही। क्योंकि अगर पूरे रास्ते में कहीं पे भी टेंशन जीरो हो गई तो सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा, क्योंकि ये टेंशन ही है जो आपको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं ये रस्सी को काट दूं तो ये मोशन नहीं होगा। सो यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जब आप ए टू बी जा रहे हो तो टेंशन जो है वो रास्ते में जीरो नहीं होनी चाहिए फॉर वर्टिकल लूप टू कंप्लीट। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो वर्टिकल लूप है, मेरा जो वर्टिकल लूप है ये पूरा कंप्लीट हो जाए,
ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो ए टू बी में कभी भी टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए। और मैं यहां पे एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं, ए टू बी जैसे जैसे मैं जा रहा हूं, मेरा v जो है वो कम हो रहा है, मेरी जो स्पीड है वो ऊपर जाते हुए क्या हो रही है, डिक्रीज। m और l तो कांस्टेंट है, m बॉडी का मास है, l लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, वो तो कांस्टेंट है, तो v कम हो रहा है। अच्छा, जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो मेरा जो थीटा है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज। ऐसे आप ऊपर जा रहे हो तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका ये विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल जो एंगल बन रहा है वो क्या करेगा, इंक्रीज। तो अगर आपका थीटा इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि एज यू आर गोइंग अप द वैल्यू ऑफ टेंशन विल डिक्रीज। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा टेंशन कहां है, मैक्सिमम टेंशन कहां है, मैक्सिमम टेंशन जो है वो बॉटम पे है, एट बॉटम। मैक्सिमम टेंशन बॉटम पे है, ए पॉइंट पे है। ये जो नीचे मैंने ए पॉइंट लिया यहां पे मैक्सिमम टेंशन है। तो जब भी कोई बॉडी ऐसे वर्टिकल लूप में मूव कर रही है या पेंडुलम मोशन हो रहा है तो सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगी, एट द बॉटम। अगर पेंडुलम मोशन हो रहा है तो एट द मीन पोजीशन। अगर पेंडुलम मोशन हो रहा है तो सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगी, एट द मीन पोजीशन। वर्टिकल लूप है तो सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगी, एट द बॉटम। एंड सबसे कम टेंशन कहां होगी, मिनिमम टेंशन कहां होगी, एट टॉप। तो मिनिमम टेंशन जो होगी वो टॉप पे होगी। तो सबसे ऊपर टॉप पे जो आपकी टेंशन की वैल्यू है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं कि बॉटम पे टेंशन सबसे ज्यादा है और टॉप पे टेंशन सबसे कम है। तो अगर मैं वर्टिकल लूप कंप्लीट करना चाहता हूं, फॉर वर्टिकल लूप टू फॉर्म, अगर मैं चाहता हूं कि वर्टिकल लूप बने तो वर्टिकल लूप के लिए मैं क्या नोटिस करूंगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि अगर हाईएस्ट पॉइंट तक आप टेंशन लेके पहुंच गए तो रास्ते में कभी टेंशन जीरो नहीं होने वाली, क्योंकि ऊपर सबसे कम है, मिनिमम टेंशन ऊपर सबसे कम है। एंड अगर ऊपर पहुंच के जीरो हुई, अगर यहां पहुंच के टेंशन जीरो हुई तो इसका मतलब रास्ते में तो कहीं पे नहीं होने वाली, क्योंकि जब मैं ऊपर पहुंचा तो टेंशन जीरो हो गई। अब क्वेश्चन है कि जब मैं ऊपर पहुंचा टेंशन जीरो हो गई तो इस पर्टिकुलर टाइम पर मेरे को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा। तो यहां पे मैं क्या नोटिस करूंगा कि यहां पर अगर बाय चांस टेंशन जीरो हो भी जाती है तो बॉडी का वेट अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो कहां लग रहा है, बिल्कुल सेंटर की तरफ लग रहा है। तो ये जो वेट कंपोनेंट होगा ये बॉडी को अभी भी क्या प्रोवाइड करेगा, सेंटीमीटर फोर्स। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे देखो, अगर आप कहते हो कि सर देखो यहां पे अगर टेंशन जीरो होगी, यहां पे अगर टेंशन जीरो होगी तो आपकी वेट का यहां पे ये वेट यहां लग रहा है, हम क्या कह रहे हैं कि हमें वेट कहां चाहिए, टूवर्ड्स द सेंटर। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, अगर मेरी रस्सी रस्ते में कहीं पे टेंशन जीरो होगी तो प्रॉब्लम ये आएगी कि मेरा वर्टिकल लूप कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, पर अगर बी पॉइंट पे आके टेंशन जीरो आई तो मेरा सारा वेट कंपोनेंट कहां लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। वो वेट का कंपोनेंट, वो सारा वेट जो है वो मेरे को क्या प्रोवाइड करेगा, वो मेरे को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और बॉडी में राइट नो आप क्या नोटिस कर रहे हो, बॉडी में राइट नो आप नोटिस कर रहे हो कि यहां पर अगर मैं कह रहा हूं कि बी पॉइंट पे टेंशन जीरो होगी तो इसका मतलब एम वी स्केयर बाय एल माइनस एम जी, वाई माइनस एम जी। क्योंकि अगर मैं बी पॉइंट पे कह रहा हूं तो देखो ये मेरे पास एंगल कितना होगा 180, एंड कॉस 180 कितना हो जाएगा, -1। मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, एम बी बी स्केयर बाय एल माइनस एम जी, ये वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो होगी। इसका मतलब आप क्या नोटिस कर रहे हो कि एम वी बी स्केयर बाय एल इज इक्वल टू एम जी। इसका मतलब आप क्या नोटिस कर रहे हो कि वी बी स्केयर की वैल्यू जी इंटू एल और वी बी की वैल्यू क्या आ गई, जी एल
अंडर रूट। इसका मतलब आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि अगर आप यहां पर पहुंचोगे और आपकी टेंशन सपोज यहां पे 0 होगी, तो बॉडी में अभी भी क्या होगी, एक वेलोसिटी प्रेजेंट होगी। अभी भी हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी में क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ये नहीं सोचना कि ऊपर जाके अगर टेंशन 0 होगी तो बॉडी का मोशन खत्म हो जाएगा ना। अगर ऊपर बॉडी पहुंच गई तो टेंशन तो 0 हो गई पर वेलोसिटी 0 नहीं है। और ये जो वेलोसिटी है ये बॉडी को किधर लेके जा रही है, राइट साइड। और जब ये बॉडी को राइट साइड लेके जा रही है, ये रस्सी रस्सी राइट साइड नहीं जा पाएगी क्योंकि रस्सी जो है वो अपनी लेंथ को चेंज नहीं करेगी। तो जैसे ही बॉडी इस पॉइंट को क्रॉस करके आगे जाएगी उसी वक्त टेंशन फिर आ जाएगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 है, उसके बाद बॉडी आगे फिर क्या करेगी, ऐसे नीचे आएगी। और जब बॉडी ऐसे नीचे आ रही है तो नीचे आते हुए टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, नीचे आते हुए टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, नीचे आते हुए आपकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड सबसे कम होगी और नीचे आते आते स्पीड बढ़नी शुरू होगी। तो ये बात अब याद रखनी है कि अगर आप बी पॉइंट पे पहुंचोगे, बी पॉइंट पे अगर आपकी टेंशन 0 हो भी गई तो भी बी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0 नहीं है। और वो जो वेलोसिटी है वो आपको क्या हेल्प करेगी कि आप आगे जाओ। और जैसे ही आप आगे जाओगे फिर दोबारा टेंशन आ जाएगी, फिर दोबारा वहां पे टेंशन आ गई। क्लियर है बात। तो अगर मैं यहां पे कह रहा हूं कि वर्टिकल लूप कंप्लीट करना है तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे मेरी टेंशन जो है या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या हाईएस्ट पॉइंट पे जस्ट क्या है, 0। टेंशन नेगेटिव नहीं हो सकती। ਤਾਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਟੈਂਸ਼ਨ 0 ਹੋ ਗਈ, ਸਪੋਜ਼ ਰਸਤੇ 'ਚ 0 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਵੀ ਬੋਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦੀ। B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਸਟ B ਦੇ 0 ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਸਟ B ਤੇ 0 ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ वर्टिकल लूप कंप्लीट हो गया। ठीक है। ਜੇ B ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ ਬੋਡੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਬੋਡੀ B ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। क्यों नहीं 0 हो सकती, क्योंकि आप ਹੁਣੇ ਟੈਂਸ਼ਨ 0 ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਤੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। क्यों नहीं आ रही वेलोसिटी 0? बिकॉज टेंशन का जो रिलेशन है वो mv²/l प्लस mg cos थीटा है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ cos ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ cos ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। cos ਮਾਈਨਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 0 ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ टेंशन 0 हो सकती है, पर टेंशन 0 होने पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी। वाई? बिकॉज आप अगर ये वाली जगह को क्रॉस कर गए, इस जगह को अगर आप क्रॉस कर गए तो आपका ये जो थीटा है ये 90 से बड़ा हो गया। थीटा 90 से बड़ा होने का मतलब ये cos mg cos थीटा माइनस हो गया। सपोज मैं इसको -2 मान लेता हूं सपोज जस्ट समझाने के लिए, और mv²/l को मैं x मान लेता हूं जस्ट समझाने के लिए, और मैं कह रहा हूं कि ये मेरी टेंशन है। अब अगर आप यहां पे ध्यान से नोटिस करो तो आप अगर x को 0 पुट कर दोगे तो टेंशन तो माइनस हो गई ना, जो कि नहीं हो सकती, टेंशन माइनस नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप टेंशन को 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। x का मतलब यहां पे mv²/l, तो mv² अगर 2 है तो फिर वेलोसिटी तो है m l v तीनों 2 है, तो इसका मतलब v की वैल्यू कुछ तो होगी। इसका मतलब अगर बॉडी एक बार ये वाली जगह क्रॉस कर गई, कौन सी जगह क्रॉस कर गई, एंगल थीटा 90 से ऊपर वाली जगह, अगर उस जगह को क्रॉस कर गई तो फिर रास्ते में टेंशन 0 हो जाएगी पर वेलोसिटी 0 नहीं होने वाली, वेलोसिटी 0 नहीं होने वाली। समझ गए बात को। और आप अगर वर्टिकल लूप कंप्लीट करवाना चाहते हो तो आप कह रहे हो कि मेरी बॉडी एटलीस्ट कहां तक पहुंचनी चाहिए, बी पॉइंट। और अगर बी पॉइंट पे जाके टेंशन 0 होती है सपोज, अगर बी पॉइंट पे जाके टेंशन 0 होती है सपोज, तो आपकी टेंशन 0 हो जाएगी पर वेलोसिटी वहां पे 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अभी ये नोटिस किया है
कि नहीं हो सकती वेलोसिटी जीरो। तो यहां पर मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि मेरे पास यहां पर बी पॉइंट पे जो गिवन टेंशन की वैल्यू है वो एम यू एच स्केयर बाय एल माइनस एम जी है। वाई एम जी बिकॉज थीटा यहां पे मैं 180 ले रहा हूं। तो मेरे पास जो यू एच की वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एल अंडर रूट। तो ये आपकी कंडीशन आ गई फॉर वर्टिकल लूप टू टेक प्लेस। अगर आप चाहते हो कि वर्टिकल लूप बने तो ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि हाईएस्ट पॉइंट पे, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे जो आप वेलोसिटी दोगे वो कितनी दोगे, जी एल अंडर रूट या उससे ज्यादा। और अगर मैंने देखना है कि यार बॉटम पे फिर कितनी होनी चाहिए, तो आप यहां पर जब मूव कर रहे हो तो यहां पर आप सिर्फ दो ही फोर्सेस कंसिडर कर रहे हो। एक फोर्स कौन सी कंसिडर कर रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी फोर्स कौन सी कंसिडर कर रहे हो, टेंशन। टेंशन के कारण वर्क डन जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है। वाई, बिकॉज टेंशन आपकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। टेंशन आपके वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर। तो जब फोर्स आपके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है तो वहां पे cos 90 जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। अच्छा, इसका मतलब वर्क जो है, वर्क डन इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। वर्क डन सिर्फ किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसमें वर्क डन पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। और जब वर्क डन पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम क्या रहता है, कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट कब होगा, जब वर्क डन सिर्फ सिर्फ किसके कारण होगा, किसके कारण होगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये याद रखना कि यहां पर मैं एक बात लिखने लगा हूं कि मेरी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। पर आप नोटिस करोगे कि कहीं पे मैं ये लगाऊंगा, कहीं पे मैं ये नहीं लगाऊंगा। तो मैं ये कहां लगाऊंगा, किस जगह लगाऊंगा, जहां पे वर्क डन सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण। अगर मेरे को एग्जामिनर यहां कह दे कि एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, अगर मेरे को क्या कहे यहां पे क्या प्रेजेंट है, एयर रेजिस्टेंस, तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर आ गई तो फिर आप काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट नहीं कह सकते। तो हम जो वर्टिकल लूप मान रहे हैं उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि बॉडी इज ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड द फोर्स अदर देन ग्रेविटी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। एयर रेजिस्टेंस को हम यहां पे क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे पास यहां पर मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है, इन दोनों पे जो टोटल एनर्जी का सम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो ए पे अगर मैं ए बॉडी पे यहां पर इसको मैं रेफरेंस लाइन मान लूं, मैं यहां पे मान लूं कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ए पे मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चल रहा हूं, तो मेरा ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम यू एल स्केयर। एंड बी पे कितनी होगी, दैट इज हाफ एम यू एच स्केयर प्लस एम इंटू जी, और एच क्या लोगे आप, 2l। तो ये आपने एम जी एच और ये वैल्यू साथ में 2l, क्यों, बिकॉज एम जी एच, एच आपका कितना बनेगा, यहां पे जब आप पहुंच गए तो यहां से यहां जाओगे तो आपका जो हाइट आएगा, हाइट वो आ जाएगा एल प्लस एल, दैट इज ट्वाइस ऑफ एल। तो हाइट 2l क्यों आई, बिकॉज ए से लेके बी तक देखो जरा डायामीटर बन रहा है, और एल आपका क्या है, रेडियस है। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि हमारी जो गिवन वैल्यू आ गई, ये m कैंसिल हो गया, तो ये जो आपका यू एल स्केयर है दैट विल बी इक्वल टू यू एच स्केयर प्लस 4gl। तो जो मेरा यू एल स्केयर आ रहा है, यू एल स्केयर दैट विल बी इक्वल टू यू एच स्केयर प्लस 4gl। एंड
यहां पर अगर मैं ये यू एच स्केयर को सॉल्व करूं तो यू एच स्केयर विल बी इक्वल टू यू एल स्केयर माइनस 4gl। तो यू एच इज इक्वल टू यू एल स्केयर माइनस 4gl अंडर रूट। और ये आपकी कंडीशन है कि जो यू एच है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एल अंडर रूट। अगर मैं वर्टिकल लूप कंप्लीट करना चाहता हूं तो मेरा जो यू एल स्केयर है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5gl, क्योंकि ये अंडर रूट हटा दिया मैंने और फिर वो -4 वहां जाके प्लस हो गया, तो ये वैल्यू 5gl एंड यूएल की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5gl अंडर रूट। ये हमारे पास कंडीशन आ गई कि बॉटम पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, 5gl अंडर रूट या उससे ज्यादा होनी चाहिए। बॉटम पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 5gl अंडर रूट या उससे ज्यादा। तो अगर मैं बॉटम पे 5gl अंडर रूट या उससे ज्यादा वेलोसिटी दूंगा तो फिर क्या होगा, तो फिर मेरी जो बॉडी है वो एक वर्टिकल लूप कंप्लीट करेगी। और जब वर्टिकल लूप कंप्लीट होगा तो सबसे ज्यादा टेंशन बॉटम पे होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, एम यू एल स्केयर बाय एल प्लस एम जी। वाई बिकॉज यहां पे जो थीटा है वो आपका 0 है। एंड मिनिमम टेंशन आपकी कहां होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे, वो हो जाएगी एम यू एच स्केयर बाय एल माइनस एम जी, क्योंकि यहां पे आपका जो थीटा है वो क्या होगा 180। और अगर मैं ये दोनों टेंशंस को सब्ट्रैक्ट करूं, मैक्सिमम टेंशन एंड मिनिमम टेंशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास यहां पे m बाय एल यू एल स्केयर माइनस यू एच स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ एम जी, अगर मैं दोनों माइनस कर दूं। और ये जो आपके पास रिलेशन है, देखो यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हो, अगर आप इस रिलेशन को ऑब्जर्व करो, ये वाला यू एल स्केयर माइनस यू एच स्केयर इज इक्वल टू 4gl। अगर मैं ये रिलेशन तो यू एच स्केयर इधर ले आओ तो आपके पास ये डिफरेंस 4gl आ गया। तो अगर ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास जो मैक्सिमम टेंशन माइनस मिनिमम टेंशन आ रही है दैट विल बी इक्वल टू m बाय एल 4gl प्लस ट्वाइस ऑफ mg। तो ये देखो, ये आपके पास जो गिवन आंसर आया वो आ गया कि मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस है वो 6 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी अर्थ। और यहां पर आपने बस ये लिया कि वर्टिकल लूप कंप्लीट हो रहा है। तो अगर वर्टिकल लूप कंप्लीट हो रहा है तो उसके लिए कंडीशन क्या आ गई कि नीचे बॉटम पे वेलोसिटी मिनिमम 5gl या उससे ज्यादा, या 5gl अंडर रूट या उससे ज्यादा। और अगर आपने वर्टिकल लूप कंप्लीट करवा दिया तो बॉटम की टेंशन और टॉप की टेंशन का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, 6 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी। मतलब बॉटम पे जो टेंशन होगी उसको अगर मैं टॉप वाली टेंशन के साथ कंपेयर करूंगा, दोनों टेंशन में जो फर्क आएगा वो हमेशा ही कितना आएगा, 6mg। तो ये बात याद रखनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एमसीक्यूज में याद रखना है। क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट याद होगा तो ये सारी कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको सीधा वैल्यू पुट करनी है कि यार अच्छा बॉटम पे ये है तो टॉप पे क्या होगा, तो टॉप पे जो भी टेंशन है वो नीचे वाली टेंशन में से 6mg माइनस कर दो। या टॉप पे टेंशन पता है बॉटम पे कितनी होगी, जितनी टॉप पे टेंशन है उसमें 6mg ऐड कर दो तो आपको बॉटम की टेंशन मिल जाएगी। तो जब भी वर्टिकल लूप कंप्लीट होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हाँ जी, क्लियर है ये, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि 3 पॉसिबल केसेस हैं, मैंने आपको 3 केस करके दिखाए थे। जो मेरा पहला केस था वो था कि वर्टिकल लूप कंप्लीट हो गया, ये वर्टिकल लूप कंप्लीट हो गया फॉर अ वर्टिकल लूप। मैं क्या मान के चलूंगा कि बॉटम पे जो मैं वेलोसिटी दूंगा दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5gl अंडर रूट। और ऐसे केस में जब मेरी बॉडी बिल्कुल टॉप पे पहुंचेगी, मेरी बॉडी बिल्कुल टॉप पे पहुंचेगी, तो वहां पे जो मेरी वेलोसिटी होगी यूएच, वो मैं क्या नोटिस करूंगा कि मेरा जो यूएच है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएल अंडर रूट। तो टॉप पे जो वेलोसिटी है वो जीएल अंडर रूट या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
बॉटम पे जो वेलोसिटी है वो मेरे पास 5 GL अंडर रूट या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और ऐसे केस में मैं क्या नोटिस करूंगा कि यहां पर टेंशन मैक्सिमम होगी, यहां पे टेंशन मिनिमम होगी, और ये मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस है वो 6 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी आ जाए। और अगर बीच में कहीं पे टेंशन निकालनी है, बीच में कहीं पे टेंशन निकालनी है, तो दैट इज mv² / L माइनस mv² / L प्लस mg cos θ। तो वो जो आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी mv² / L प्लस mg cos θ। ये मेरी टेंशन की वैल्यू है एट एनी इंस्टेंट। जैसे ये टेंशन, तो ये एनी एंगल, एनी इंस्टेंट पे आपकी जब वेलोसिटी v है, मास m है, थीटा एंगल बन रहा है, तो आपकी ये टेंशन की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहां पर मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि अगर मेरा थीटा 90 से बड़ा हो गया, तो मैंने क्या कहा था? ये वाला थीटा, अगर मैंने कहा था ये बॉडी ऐसे बात यहां चलेगी, तो अगर मेरा थीटा 90 से बड़ा हो गया, तो फिर उस केस में क्या होगा कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये नेगेटिव में चला जाएगा। अगर ये वाला कंपोनेंट नेगेटिव में चला गया, तो फिर वेलोसिटी नहीं जीरो होने वाली, टेंशन जीरो हो जाएगी। टेंशन जब जीरो होगी तो उस टाइम वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर बाय चांस मैं मान रहा हूं कि मैंने बॉडी को यहां पे वेलोसिटी दी है, और वो जो वेलोसिटी मैंने दी है वो लेस देन 5 GL अंडर रूट है, मतलब 5 GL अंडर रूट से कम है, तो क्या होगा? बॉडी ऐसे ऊपर जाएगी, पर वर्टिकल लूप कंप्लीट नहीं होगा। अब यहां पर क्या हुआ, इतने पोर्शन में ए से लेके सी, अगर मैं ए टू सी पोर्शन की बात करूं, सिर्फ ए टू सी, इतने पोर्शन में मेरा जो थीटा है वो या तो 90 से कम होगा या वो 90 के इक्वल हो। ए टू सी वाले पोर्शन में, ए टू सी वाले पोर्शन में मेरा जो थीटा है वो 90 से या तो कम होगा, या जब मैं सी पे पहुंचूंगा तब क्या होगा? 90। जब सी पे पहुंचूंगा तब क्या होगा? 90। ऐसे केस में अगर मैं ये रिलेशन को ऑब्जर्व करूं, तो फिर मेरा जो mg cos थीटा कंपोनेंट है ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये माइनस में नहीं जाने वाला, ये माइनस में नहीं जाने वाला। तो ऐसे केस में मेरी वेलोसिटी जीरो हो सकती है, पर टेंशन जीरो नहीं होने वाली। इस केस में वेलोसिटी जीरो हो सकती है, कैसे? ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, पर ये वाला कंपोनेंट अभी भी क्या है? पॉजिटिव है, तो टेंशन का आंसर आ गया प्लस, टेंशन का आंसर आ गया प्लस। अब आप कह रहे हो कि टेंशन को जीरो कर देते हैं, तो टेंशन को जीरो कर देते हैं, वेलोसिटी भी जीरो होगी, पर ये वाला फैक्टर तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। देखो mg ने तो बदलना नहीं, mg क्या है? कांस्टेंट है। mg क्या है? कांस्टेंट है। उसके साथ अगर आप cos थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो mg cos थीटा वैल्यू आएगी। mg cos थीटा वैल्यू जीरो कब आएगी? mg cos थीटा वैल्यू जीरो यहां जाके आएगी। इससे पहले mg cos थीटा ने जीरो नहीं होना। तो अगर mg cos थीटा ने जीरो नहीं होना, तो जो टेंशन की वैल्यू ध्यान से देखो वो क्या है? mv² / L प्लस mg cos थीटा। तो mv² / L प्लस mg cos थीटा में ये फैक्टर तो कभी जीरो होने नहीं वाला, तो टेंशन जीरो नहीं होने वाली। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि ऊपर जाते जाते आपकी वेलोसिटी जो थी वो क्या कर रही थी? ऊपर जाते जाते आपकी वेलोसिटी क्या कर रही थी? डिक्रीज। तो ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम होते होते वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। वेलोसिटी जीरो होगी पर टेंशन जीरो नहीं हुई। ये फैक्टर कब होगा? ये फैक्टर तब होगा जब आपकी वेलोसिटी सी पॉइंट तक पहुंचने से पहले जीरो हो जाए। आपकी वेलोसिटी सी पॉइंट तक पहुंचने से पहले क्या हो? जीरो हो जाए। तो अगर मैं यहां पे मानता हूं कि यार मेरी वेलोसिटी सी पॉइंट पे जाके जीरो हुई है, सपोज मैं ये मानूं कि मेरी वेलोसिटी सी पॉइंट पे जाके क्या हुई है? जीरो। तो मेरे पास देखो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एट ए एंड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एट सी सेम होने चाहिए ना, क्योंकि यहां पे सिर्फ मेरा जो मोशन है वो ग्रेविटी के अंडर हो रहा है और टेंशन के कारण तो वर्क डन जीरो है। तो मेरे पास यहां पे आ गया हाफ m u l स्क्वायर
और यहाँ पे मैं पोटेंशियल जी जीरो मान रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हाईएस्ट पॉइंट पे आके मेरी वेलोसिटी जीरो होगी, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी जीरो होगी। और ये अगर मैं हाइट निकालूं, ये वाली अगर मैं यहाँ पे हाइट देखूं, तो ये हाइट कितनी आएगी? mgl, वाई एल, बिकॉज ये आपका रेडियस है। तो ये आपके पास ये m, तो यूएल की वैल्यू कितनी आ रही है? 2gl अंडर रूट। इसका मतलब अगर आपकी वेलोसिटी 2gl अंडर रूट से कम है, यहां पे जो आप वेलोसिटी दे रहे हो अगर वो 2gl अंडर रूट से कम है, तो क्या होगा? ऊपर जाते जाते आपकी वेलोसिटी जीरो, हाँ कम होगी। और ये सी पॉइंट आप मान के चल रहे हो कि ये 2gl का मतलब आप मान के चल रहे हो कि सी पे जीरो होगी है। तो अगर 2gl अंडर रूट से ज्यादा होगी तो आप सी क्रॉस कर जाओगे, पर अगर 2gl अंडर रूट या उससे कम होगी तो आप सी क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब मेरी बॉडी सी पॉइंट कब क्रॉस नहीं करेगी? अगर बॉटम पे वेलोसिटी 2gl अंडर रूट या उससे कम है, तो मैं सी को क्रॉस नहीं करूंगा। सी को कब क्रॉस करूंगा? जब मेरी वेलोसिटी 2gl अंडर रूट से ज्यादा होगी। अगर मेरी वेलोसिटी 2gl अंडर रूट से ज्यादा होगी तो मैं सी पॉइंट को क्रॉस कर जाऊंगा। पर अगर मैं 2gl अंडर रूट या उससे कम वेलोसिटी में ट्रेवल कर रहा हूं तो मैं सी पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं सी पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाऊंगा तो ए से लेके सी तक मेरी टेंशन जीरो नहीं होने वाली। तो इस केस में मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? इस केस में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अगर मैंने यहां पर ये जो वेलोसिटी है ये मैंने लेस देन और इक्वल टू 2gl अंडर रूट रखी, कहां पे? बॉटम पे। तो बॉटम पे आपकी जो वेलोसिटी है वो लेस देन और इक्वल टू 2gl अंडर रूट है। तो फिर क्या होगा? आपकी बॉडी ऊपर जाएगी, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम होगी, और सी पॉइंट से पहले पहले वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। जैसे लेट्स से आपकी वेलोसिटी जो है वो हम कहते हैं कि यहां आके, ये वाले पॉइंट पे आके आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी है यहां पे आके ये जीरो होगी, पर टेंशन अभी जीरो नहीं है, अभी बॉडी में टेंशन है। तो क्या होगा? बॉडी बैक आएगी, और अब जब बॉडी बैक आएगी तो अभी भी सर्कुलर मोशन में ही आएगी, क्योंकि टेंशन तो अभी भी है। तो टेंशन अभी भी आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंटीपिटल फोर्स। और अगर वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो आप क्या नोटिस करोगे कि सर्कुलर मोशन होगा, लूप नहीं कंप्लीट होगा, पर पाथ जो है वो सर्कल का ही होगा। पाथ सर्कल का ही होगा, और अल्टीमेटली बॉडी यहां पर बैक पहुंच जाएगी, फिर यहां पे पहुंच जाएगी। पर अब जब यहां पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी ऑपोजिट साइड होगी, तो बॉडी क्या करेगी? अब दूसरे साइड चल जाएगी, और जब दूसरे साइड जाएगी तो फिर आपकी बॉडी ऐसे ऊपर जाते जाते फिर दोबारा सेम वही एंगल आएगा, दूसरे साइड पे भी सेम वही एंगल आएगा, दूसरे साइड पे भी, जहां पे आके फिर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। फिर बॉडी वहां से क्या करेगी? फिर बॉडी वहां से बैक आएगी, और हम क्या नोटिस करेंगे कि ये जो आपका मोशन है ये कौन सा मोशन हो जाएगा? पेंडुलम मोशन। ये ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। हाइट, हाइट जो है वो एक हाइट उसकी बस उतनी अचीव होगी जिस हाइट तक उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। हाँ, दूसरी साइड पे भी उतनी, क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों साइड उसकी जो हाइट आएगी वो सेम आएगी, और उसकी जो हाइट होगी ना वो हमेशा ये एल से कम या जस्ट एल के इक्वल। जस्ट का मतलब अगर आप ये वाली वेलोसिटी देते हो 2gl अंडर रूट ये देते हो तो आपकी बॉडी यहां तक पहुंचेगी, और यहां पे आके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, और फिर वो बैक आ जाएगी, और फिर बैक आ जाएगी। कभी भी आपकी हाइट इस केस में बॉडी की जो हाइट है वो कभी भी एल से ज्यादा नहीं हो सकती। और ये बॉडी अब आप नोटिस करोगे कि ये ऑसिलेटरी, ये कौन सा मोशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो ऑसिलेटरी मोशन कब होगा? जब बॉटम पे वेलोसिटी कितनी होगी? 2gl अंडर रूट या उससे कम। पता लगा क्या कह रहे हैं कि ऑसिलेटरी मोशन कब होगा? जब बॉटम पे वेलोसिटी 2gl अंडर रूट या उससे कम होगी। वर्टिकल लूप कंप्लीट कब होगा? जब बॉटम पे वेलोसिटी 5gl अंडर रूट या उससे ज्यादा होगी। तो आपको ना पेपर में ये ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको वो वैल्यूज को थोड़ा देखना पड़ेगा कि यार मेरी वो जो वेलोसिटी है वो कितनी है। अगर 5gl अंडर रूट या उससे ज्यादा है तो वर्टिकल लूप कंप्लीट होगा, अगर 2gl अंडर रूट या उससे कम है तो ऑसिलेशन होगा। और इन दोनों में टेंशन इस रिलेशन से आएगी, क्योंकि दोनों में ही सर्कुलर मोशन चल रहा है। बस एक में पूरा लूप कंप्लीट हुआ है, वो पूरा सर्कल नजर आ रहा है, दूसरे में आपको पूरा सर्कल नजर नहीं आ रहा, पर वो जो पाथ है वो सर्कल का ही पार्ट है।
पाथ सर्कल का ही पार्ट है। आप अगर यहां पर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम लोगे या आपका नेगेटिव एक्सट्रीम लोगे, दोनों केस में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि बॉडी इस पाथ पे जब मूव करेगी तो ये जो बॉडी का पाथ होगा, ये वाला पाथ जो आप देख रहे हो, ये कौन सा पाथ होगा? ये बॉडी का सर्कल का ही पार्ट होगा, ये सर्कल का पार्ट। और इसमें एक्सट्रीम पे टेंशन मिनिमम होगी, मतलब यहां पे अगर मैं आपको पूछूं बेटा टेंशन कब मिनिमम होगी, तो एक्सट्रीम पे टेंशन मिनिमम होगी और मीन पे टेंशन मैक्सिमम होगी। तो मैं यहां पे नोटिस करूंगा कि जब मैं एक्सट्रीम पे हूं तो मेरी टेंशन मिनिमम है, और जब मैं मीन पे हूं तो मेरी जो टेंशन है वो क्या है? मैक्सिमम। और टेंशन ने कभी जीरो नहीं होना, यहां पे टेंशन ने कभी जीरो नहीं होना, मिनिमम मैक्सिमम है पर जीरो नहीं होने वाली टेंशन। हाँ जी, 90 पे हो सकती है, 90 पे जस्ट वो बेसिकली वो जस्ट एक इंस्टेंट होगा और उसके बाद फिर दोबारा मोशन आ जाएगा, अगर 2GL अंडर रूट हुआ तो। अगर 2GL अंडर रूट हुआ तो बॉडी बिल्कुल वर्टिकल पे पहुंचेगी, उस इंस्टेंट पे जस्ट टेंशन जीरो होगी, बॉडी फिर थल्ले आ जाएगी। हाँ, क्योंकि वो वेट ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ले आएगा तो फिर थल्ले आ जाएगी। क्योंकि उस वेले देखो बेसिकली ना जे ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾ अब वेट कंपोनेंट बॉडी ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਅਗੇਨ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾ वेट करके ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਏਗੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, तो ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ, मतलब C पॉइंट ਤੇ weight ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਾਊਨਵਰਡਸ, ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਆਏਗੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਊਨਵਰਡਸ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥ੍ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਏਗਾ 90, ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪਾर्ट ही ਬਣੇगा। हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहां पर क्या है कि अगर मैं ये A और फिर ये C पॉइंट को क्रॉस कर गया, अगर हम पॉइंट C को क्रॉस कर गए, पॉइंट सी को क्रॉस करने का क्या मतलब? पॉइंट सी को क्रॉस करने का मतलब है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो बॉटम पॉइंट पे ग्रेटर है 2GL अंडर रूट से। अगर बॉटम पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी जो है वो 2GL अंडर रूट से बड़ी है, बॉटम पे मेरी वेलोसिटी 2GL अंडर रूट से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? अगर मेरी बॉटम पे वेलोसिटी 2GL अंडर रूट से ज्यादा है तो क्या होगा? मैं पॉइंट सी को क्या करूंगा? ये सी पॉइंट को क्रॉस कर जाऊंगा। अगर मैं सी पॉइंट को क्रॉस कर गया तो वही बात कि इस गिवन रिलेशन में अगर आपका पॉइंट सी क्रॉस हो गया तो थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया तो ये वाला फैक्टर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर ये फैक्टर नेगेटिव हो गया तो फिर आपकी जो वेलोसिटी है उसके जीरो होने से पहले टेंशन जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी के जीरो होने से पहले कौन जीरो हो जाएगा? टेंशन। मतलब टेंशन जीरो हो जाएगी पर हजे वेलोसिटी जीरो नहीं होएगी। ਤੇ ਜੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਟੀਕਲ ਲੂਪ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ੀरो हो जाती है, लाइक आई से के एट पॉइंट डी, मैं कहता हूँ कि पॉइंट डी पे टेंशन क्या होगी? जीरो। तो बॉडी में अभी भी यहां पे क्या प्रेजेंट होगी? वेलोसिटी प्रेजेंट होगी, बॉडी में अभी भी वेलोसिटी प्रेजेंट होगी। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि आपकी जो गिवन यूएल की वैल्यू है वो यहां पर लेस देन 5GL अंडर रूट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 5GL अंडर रूट मान ली तो फिर तो टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो होगी, तो आपने कहा नहीं यार हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं, टेंशन पहले जीरो होगी। तो टेंशन को अगर रास्ते में जीरो करना है तो वेलोसिटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, और वो पर्टिकुलर वैल्यू ये इस रिलेशन से आ रही है, ये आपका रिलेशन आ रहा है। तो ये आपका अब सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया कंपटीशन के हिसाब से कि अगर आपकी बॉटम पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो 2GL अंडर रूट से ज्यादा है या 5GL अंडर रूट से कम है, तो ना तो आप वर्टिकल लूप कंप्लीट कर पाओगे ना ही आप ऑसिलेटरी मोशन कर पाओगे। उसमें क्या होगा? बॉडी, ये देखो, ये एक सर्कल के पार्ट पे मूव करेगी, ये बॉडी अभी तक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो बॉडी जब तक डी पॉइंट पे नहीं पहुंचती तब तक इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। और डी पॉइंट पे आके क्या होगा? ये डी पॉइंट पे आके क्या होगा? डी पॉइंट पे आके बॉडी की टेंशन खत्म होगी,
टेंशन खत्म होने का क्या मतलब है कि अब रस्सी बॉडी को सर्कुलर मोशन नहीं देगी, पर ग्रेविटी तो अभी भी लग रही है। तो जब आप किसी बॉडी को ऐसे वेलोसिटी देते हो और वो ग्रेविटी के उस पर ग्रेविटी लग रही है, तो ये देखो आपका ये कैसा मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें आप क्या नोटिस करते हो कि आपकी बॉडी जो है ऐसे पैराबोलिक पाथ में क्या करती है, मूव करती है। तो आप यहां पे क्या नोटिस करोगे कि अब डी पॉइंट के बाद क्या होगा, डी पॉइंट के बाद आपकी बॉडी ऐसे पैराबोलिक पाथ में जाएगी। जैसे आपको मैंने वो थर्ड केस दिखाया था कि मैं जब मार रहा था तो मेरी वो बॉडी ऐसे ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे आ रही थी, ऐसे जाके ये ऐसे, तो ये ऊपर, यहां जब तक ऊपर जा रही है तब तक सर्कुलर है। उसके बाद एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आ गया जहां पे टेंशन क्या होगी, 0। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सिर्फ बॉडी ग्रेविटी के असर में है और अब वो कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, पैराबोलिक पाथ। अब वो कौन सा मोशन कर रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ए से लेके डी तक जो मेरा पाथ है वो सर्कुलर पाथ होगा, ए से लेके डी तक सर्कुलर पाथ होगा, और आफ्टर डी मेरा जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। मेरी बॉडी का जो पाथ होगा, पाथ वो पैराबोलिक हो जाएगा। मेरी जो बॉडी है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगी, मेरी जो बॉडी वो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगी। तो ये कब होगा, ये बात समझ में आ गई है। और इस केस में एक बात याद रखनी है, इस केस में आपकी बॉडी की टेंशन लेटेस्ट से मैं मानता हूं कि एच हाइट पे जाके 0 हुई, तो मैं मान रहा हूं कि बॉडी की टेंशन कितने हाइट पे जाके 0 हुई, एच हाइट फ्रॉम पॉइंट सी। कहां से देख रहा हूं, ये सेंटर ऑफ द पाथ। तो सेंटर से मैं एच हाइट देख रहा हूं, मैं बॉटम से नहीं देख रहा। कहां से देख रहा हूं, सेंटर से। तो एच हाइट सेंटर पे जाके बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यहां पर एट डी, डी वो पॉइंट है जहां पर आप ये चीज नोटिस कर रहे हो कि टेंशन 0 नोटिस कर रहे हो, डी पॉइंट वो है। तो वहां पर जो बॉडी की वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल टू जी एच अंडर रूट। ये आपने याद रखना है कि इस जगह पे बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, जी एच अंडर रूट। और एच क्या है, हाइट है कहां से, सेंटर ऑफ द सर्कल। वो जो सर्कल का सेंटर है वहां से हाइट ले रहे हो, बॉटम से नहीं ले रहे। हाइट कहां से ले रहे हो, सेंटर से। और ये हाइट को अगर मैंने और डिफाइन करना है तो देखो ये वाला एंगल मेरा 90 हो गया, ये वाला एंगल मैंने लेटे से अल्फा मान लिया, तो मेरे पास जो थीटा यहां पे बन रहा है वो कितना बन गया, 90 प्लस अल्फा। तो मेरी बॉडी ऊपर गई और यहां पे जो मेरा थीटा, बॉडी ने कितना एंगल बनाया, 90 प्लस अल्फा। ये बॉडी ने एंगल बनाया 90 प्लस अल्फा एंगल बनाया बॉडी। 90 तो सी तक हो गया, और सी से लेके डी तक बॉडी जब गई तो उसने कितना एंगल बनाया, सी टू डी, कितना एंगल बनाया, अल्फा। और ये जो आपके पास साइन ऑफ अल्फा है दैट इज इक्वल टू एच बाई एल। तो साइन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू एच बाई एल। तो अगर आपने देखना है कि कितना एंगल बना के बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे गई है तो आप वो एंगल भी देख सकते हो। 90 में आप ये अल्फा ऐड करो, और अल्फा को कैसे ऐड करोगे, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एच बाई एल। एल क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ, और एच वो सेंटर से आपकी बॉडी कितनी ऊपर गई। तो ये जो रिलेशंस हम यहाँ लिख रहे हैं ना, ये रिलेशंस याद रखने हैं कंपटीशन में। ये रिलेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। इनको मैं ड्राइव भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इनको ड्राइव करने के लिए कुछ नहीं करना। मैंने एट पॉइंट ए और एट पॉइंट डी जो है मैंने वो टोटल एनर्जी कंजर्व करनी है। काइनेटिक एंड पोटेंशियल को मैं कंजर्व करूंगा, मेरे ये रिलेशन आ जाएंगे जो मैं लिख रहा हूँ। मैं काइनेटिक और पोटेंशियल को कंजर्व करूंगा, ये रिलेशन आ जाएंगे जो मैं लिख रहा हूँ। समझ आ गया यहाँ तक। तो ये आपके गिवन वर्टिकल लूप के केस। अब ये जो आप वर्टिकल लूप देख रहे हो, ये तो अभी मैंने स्ट्रिंग लेके समझाया ना, ये तो अभी मैंने स्ट्रिंग लेके समझाया। आपके पास ये वर्टिकल लूप अलग अलग केस में आएगा। जैसे अब ये मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है, तो ये हॉलो स्फीयर है, और ये जो हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर के अंदर ये बॉल पड़ी हुई है। और जब ये बॉल पड़ी हुई है तो मैंने इस बॉल को ऐसे वेलोसिटी दी, तो मैंने कोशिश की कि बॉल ऐसे बाहर को चली जाए। पर जब मैंने बॉल ये वेलोसिटी दी तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि इस बॉल का वेट कहाँ एक्ट कर रहा है,
डाउनवर्ड्स, और ये सेंटर की तरफ इसको क्या मिल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। सेंटर की तरफ इसको क्या मिल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। और ये बॉल ऐसे बाहर की तरफ तो जा नहीं पाएगी, क्योंकि जाना बाहर ही जाती है, पर ये सरफेस उस बॉल को किधर को मूव करवाएगा, वो जो सरफेस है वो बॉल को कंपेल करेगा कि वो जो बॉल है वो इस पाथ के अलोंग ऐसे आगे जाए। और जब वो कंपेल करेगा कि वो बॉल इस पाथ के अलोंग आगे जाए, तो आप यहां पे क्या नोटिस कर रहे हो कि ये बॉल अगर मूव करेगी तो ये इस गिवन पाथ को टच करते हुए मूव करेगी। अब यहां पे सेम वही वाली बातें आ गई, सेम टू सेम वही तीन बातें होंगी यहां पर भी। बस यहां पे वो जो टेंशन है ना, वो अब कौन रिप्लेस कर देगा, नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे मैं क्या नोटिस करूंगा कि जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन होगा, वो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू होगी, दैट विल बी इक्वल टू एम बी स्केयर बाय, अगर मैं इस को एल मान लूं या मैं इसको आर मान लेता हूं, जैसे अब ये मेरे को ये हॉलो स्फेरिकल बॉडी दी और मेरे को दिया कि इसका स्फीयर का रेडियस आर है, तो एम बी स्केयर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा, और मैंने बॉटम पे जो वेलोसिटी दी है वो लेटर से यूएल दी है। ये पॉइंट पी पे आपकी जो वेलोसिटी है वो लेटर से यहाँ पे आपकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट वो लेटर से वी है, और यहाँ पर बॉडी पे क्या लग रही है, ये नॉर्मल रिएक्शन। तो आपने वो नॉर्मल रिएक्शन देखना है, कब देखना है, जब कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन, और आपका नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम कहाँ होगा, एट पॉइंट ए आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। और ये बॉल, अब क्वेश्चन है कि यार ये बॉल ऐसे घूमते 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 घूमते, मैं चाहता हूं कि ये एक वर्टिकल लूप कंप्लीट करे, मैं चाहता हूं कि बॉल यहां तक आ जाए, और यहां तक आने के बाद भी ये क्या करे, ऐसे एक वर्टिकल लूप जो है वो कंप्लीट करे। मैं चाहता हूं कि बॉल ऐसे घूमे। तो अगर मैं चाहता हूं कि बॉल ऐसे घूमे, तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, इसके लिए मेरे को चाहिए कि ये जो यूएल है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 GL अंडर रूट। मुझे चाहिए कि यार ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 GL अंडर रूट हो। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਥੀਟਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਡੀ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਬਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਐਦਾਂ ਬਾਲ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ weight ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਊਟਵਰਡਸ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਇਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਏ, ਆ ਸਰਕਲ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਰਟੀਕਲ ਲੂਪ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ यूएल है 5 GL अंडर रूट तो ज्यादा हो। तो यहां पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, यहां पे हम नोटिस कर रहे हैं कि ये कंडीशन आ गई, ये आपकी कंडीशन आ गई जो आपने याद रखनी है कि आपको जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम बी स्केयर बाय आर, आर यहाँ पे रेडियस हो गया इस स्फेरिकल शेल का, ये जो आपका हॉलो स्फीयर है। और यहाँ पे भी सेम वही वाली बातें हैं जो पीछे आपने 3 केसेस किए थे। सेम 3 केसेस कौन से, कि अगर आपकी जो गिवन लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ग्रेटर देन 5 GL अंडर रूट है तो पूरा वर्टिकल लूप कंप्लीट होगा। अगर आपकी, और यहां पे जब पूरा वर्टिकल लूप कंप्लीट होगा तो मैक्सिमम रिएक्शन कहां होगा, बॉटम पे। मिनिमम रिएक्शन कहां पे होगा, टॉप पे। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 6 टाइम्स ऑफ वेट। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 6 टाइम्स ऑफ वेट। हाँ जी, ठीक है जी। एंड अगर मेरा जो यूएल है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 2 GL अंडर रूट, तो यहां पे मैं क्या नोटिस करूंगा कि मेरी जो बॉल है
वो क्या करेगी, मेरी बॉल ये ऐसे ऊपर जाएगी, फिर वेलोसिटी कम हो जाएगी, फिर वो बैक आएगी और ये इतने पोर्शन में बॉल ऑसिलेट करेगी। किस पे? इस स्फेरिकल सरफेस पे। तो बॉडी यहां पर ऑसिलेट, बॉल ऑसिलेट करेगी, ऊपर नीचे जाएगी। कब? जब आपकी वेलोसिटी जो है वो 2gl अंडर रूट या उससे कम है। तो यहां पे मैं ऑसिलेशन ऑब्जर्व करूंगा। और अगर मेरी जो यूएल की वेलोसिटी है वो 2gl अंडर रूट से ज्यादा एंड 5gl अंडर रूट से कम है, तो फिर इस केस में मैं क्या नोटिस करूंगा कि बॉडी ऐसे ऊपर जाएगी, एक पॉइंट आएगा जहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। पर अभी भी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, वेलोसिटी। और बॉडी उसके बाद क्या करेगी, ऐसे पैराबोलिक पाथ में जाएगी। उसके बाद बॉडी ऐसे, पहले तो बॉडी जो है ये सर्कुलर पाथ में जाएगी, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में जाएगी, और इसके बाद बॉडी का जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। बॉडी का जो कंटेक्ट है वो खत्म हो जाएगा एंड बॉडी विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। तो देखो ये समझ में आई बात, मतलब जो काम टेंशन कर रहा था वो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन करेगा, जो टेंशन कर रहा था वो नॉर्मल रिएक्शन करेगा। तो क्लियर है ये कंडीशन सारी समझ में आ गई? हाँ जी, ऑनलाइन देखो बेटा, क्लियर है ये? अब यहां पे बात आई, जो आप कह रहे थे कि सर नॉर्मल रिएक्शन तो कभी 0 होगा नहीं, वो तब होगा जब ऐसा ऐसा केस होगा जो हम यहां पे देख रहे हैं। ये जो केस है इसमें क्या हो रहा है, दो सरफेस है, एक आउटर और एक इनर। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि ये मेरा आउटर सरफेस है और ये जो मैं देख रहा हूं ये वाला, ये मेरा इनर सरफेस है, और ये दो सरफेस के बीच में एक बॉल है, और अंदर जो मैं देख रहा हूं ये फ्रिक्शनलेस है। मैं मान के चल रहा हूं कि अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन इनसाइड, कोई फ्रिक्शन नहीं है, आराम से बॉडी स्लाइड करते हुए जाएगी, दोनों सरफेस को टच करते हुए बॉडी जाएगी, पर फ्रिक्शन नहीं होगी। अब यहां पे मैंने बॉडी को ये वेलोसिटी दी। अब इस केस में आप क्या नोटिस करोगे, इस केस में आप नोटिस करोगे कि बॉडी ऐसे ऊपर जा रही है, अच्छा ये ऊपर जा रही है, 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 यहां पर ऊपर आते हुए लेट अस से ये जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस का रिएक्शन 0 हो गया, आउटर सरफेस का रिएक्शन 0 हो गया। जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि मेरी जो यूएल है वो 2gl अंडर रूट है या 5gl अंडर रूट से कम है, अगर ये कंडीशन है तो ऊपर जाते हुए हमने कहा था एक डी पॉइंट आएगा, वहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। पर वो नॉर्मल रिएक्शन किसका 0 होगा, आउटर सरफेस। अच्छा फिर मैंने क्या कहा था कि जब वो 0 जाएगा तो बॉडी विल मूव इन अ पैराबोलिक पाथ, यही बोला था ना, पैराबोलिक। अब बॉडी जब पैराबोलिक पाथ में जाने की कोशिश करेगी तो ध्यान से देखो, इनर सरफेस उसको रोकेगा, वो कहेगा नहीं जाना। इनर सरफेस अपने आप को डिफॉर्म नहीं करेगा, वो बॉडी को देखो, अगर ये बॉडी ऐसे जाना चाहती है तो इनर सरफेस को अपने आप को डिफॉर्म करना पड़ेगा, जबकि इनर सरफेस अपने आप को डिफॉर्म नहीं कर रहा। तो बॉडी इनर सरफेस को दबा रही है, उसको कह रही है मैनू जान दे, तो वो कहेगा नहीं जाना। तो बॉडी को अभी भी रिएक्शन मिलेगी, पर अब जो बॉडी को रिएक्शन मिलेगी वो कहां से मिलेगी, इनर सरफेस। पहले कहां से रिएक्शन मिल रही थी, आउटर सरफेस। पहले बॉडी आउटर सरफेस को पुश कर रही थी, अब बॉडी इनर सरफेस को पुश कर रही है। तो जब बॉडी इनर सरफेस को पुश करेगी तो बॉडी विल बी कंपेल्ड टू मूव अलोंग विद द सरफेस, बॉडी विल बी कंपेल्ड टू मूव विद अलोंग विद द सरफेस। और अगर मैं कह रहा हूं कि बॉडी इज कंपेल्ड, तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो आप मोशन देख रहे हो ना, इसमें दो ही बातें पॉसिबल। दो बातें कौन सी पॉसिबल, एक, या तो ये पूरा वर्टिकल लूप कंप्लीट होगा, या तो पूरा वर्टिकल लूप कंप्लीट होगा, या फिर क्या होगा, बॉडी जो है वो ऐसे ऊपर जाएगी और फिर बैक आ जाएगी और फिर ऐसे ऐसे करके वो ऑसिलेट करेगी। बस दो ही बातें होंगी, या बॉडी वर्टिकल लूप कंप्लीट करेगी या बॉडी ऑसिलेट करेगी। और इसमें बॉडी यहां पहुंचने के बाद भी ऑसिलेट कर सकती है, बस यहां पहुंचने पे बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0। अगर बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी तो बॉडी
बैक आ जाएगी। तो बॉडी पता है कब बैक आएगी? अगर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने से पहले, लेट से हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने से पहले अगर रास्ते में ए टू बी, रास्ते में कहीं पे वेलोसिटी जीरो होगी, अगर रास्ते में कहीं पे वेलोसिटी जीरो होगी तो बॉडी बैक आ जाएगी। और अगर यहां तक बॉडी पहुंच गई तो फिर ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन वो यहां से नीचे आए। तो यहां पर आपको बस एक काम करना है, बी तक पहुंचा दो बॉडी। अगर बॉडी को बी तक पहुंचा दिया तो वर्टिकल लूप कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप बॉडी को बी तक नहीं पहुंचा पाए तो फिर ऑसिलेशन होगी। तो अगर बॉडी ए से बी पहुंच गई तो बॉडी ए से बी पहुंचने का मतलब क्या है कि वर्टिकल लूप कंप्लीट करना है। तो वर्टिकल लूप कंप्लीट करने के लिए आपने बॉडी को ए से बी पहुंचाना है। मतलब जब बॉडी बी पे पहुंची तो उसकी वेलोसिटी या तो जीरो से ज्यादा होनी चाहिए या जस्ट वहां पे पहुंच के क्या हुई है, जीरो। क्योंकि अगर बी पे जाके जीरो हुई है तो इसका मतलब बॉडी बी तक पहुंच गई। अगर बी पे जाके जीरो मतलब बी तक पहुंच गई तो वर्टिकल लूप कंप्लीट करने के लिए ये कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन आ गई? कि बी पॉइंट पे या तो मेरी वेलोसिटी है वो जीरो हो या जीरो से ज्यादा हो। हाँ जी, समझ रहे बात को? हाँ जी, क्लियर है ये? और अगर मैं यहां पे देखो ए पॉइंट पे बॉडी को यूएल वेलोसिटी देता हूं, ए पॉइंट पे बॉडी को मैं यूएल वेलोसिटी देता हूं और बी पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी लेट अस से आपकी यू एच, हाईएस्ट पॉइंट पे यू एच। तो आपके पास ये जो गिवन डिस्टेंस है, ये आपके पास अगर हम मान के चलेंगे ये रेडियस आर है, तो ये आर, तो आपके पास टोटल एनर्जी एट ए क्या बनेगी? दैट इज हाफ एम यूएल स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या आ गई? हाफ एम यूएस स्क्वायर प्लस एम जी इंटू टू आर। तो मेरे पास यहां पर ये एम एम, तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू आ गई वो आ गई दैट यूएल स्क्वायर इज इक्वल टू यू एच स्क्वायर प्लस 4 GR। तो हमारे पास जो यू एच स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू यू एल स्क्वायर माइनस 4 GR। और मैं क्या कह रहा हूं कि वर्टिकल लूप कंप्लीट होने के लिए ये जो वेलोसिटी है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि इसका जो स्क्वायर है इट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो यूएल स्क्वायर है माइनस 4 GR दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस 4 GR उस साइड चला गया तो ये जो वैल्यू दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 GR। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा यूएल लोएस्ट पॉइंट पे जो मेरी वेलोसिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 GR अंडर रूट। तो अब ये मेरी कंडीशन बदल गई। देखो अब जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर आप इस केस में चाहते हो कि एक वर्टिकल लूप कंप्लीट हो तो इट शुड बी यूएल जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 GR अंडर रूट। पहले 5 GR था, अब कितना है? 4 GR। कम हो गया 5 GR, अब 4 GR। तो ये अब आपने याद रखना है कि अगर कभी ऐसा सरफेस आ जाए जिसके बाहर अंदर दोनों साइड पे है तो फिर वो जो थर्ड केस है वो नहीं रहेगा, थर्ड केस खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर 4 GR अंडर रूट से कम है तो ऑसिलेशन होगी और अगर 4 GR अंडर रूट से ज्यादा या इक्वल है तो फिर बॉडी एक वर्टिकल लूप कंप्लीट कर लेगा। हाँ जी, ठीक है। एंड यही चीज यहां पर होगी अगर इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग ये एक लाइट रॉड है, ये एक लाइट रॉड, रॉड मतलब ये एक रिजिड बॉडी है जो दब नहीं सकती। रॉड का मतलब होता है, अब देखो रस्सी जो होती है ना वो ढीली हो सकती है, रस्सी कैन स्लैक। जब आप रस्सी को दबाने की कोशिश करोगे वो स्लैक कर जाएगी, ढीली हो जाएगी। खींचने पे रस्सी के अंदर टेंशन आती है। मेरे पास लेटर से ये ऐसे रस्सी है तो इस रस्सी को मैं खींचूंगा, खींचूंगा तो इसमें क्या है? टेंशन है। पर अगर ढीला, देखो ढीला छोड़ूंगा तो टेंशन क्या होगी? जीरो। ढीला छोड़ूंगा तो टेंशन जीरो, खींचूंगा तो टेंशन है, ढीला छोड़ा तो टेंशन जीरो। लेकिन जो मेरे पास रॉड होती है, रॉड
रॉड के केस में मैं क्या नोटिस करूंगा, जैसे ये मेरे पास ये मेरा मार्कर ये रॉड है, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो भी इसमें टेंशन है, खींचूंगा तो भी इसमें टेंशन है। रॉड एक ऐसी बॉडी है जो रिजिड बॉडी है, जो ना दबेगी ना ही ये इलोंगेट होगी। तो यहां पर आपने बॉटम पे इसको ऐसे यूएल वेलोसिटी दी, अब ये ऐसे ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जाके सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर जो टेंशन है वो जीरो होगी। तो टेंशन जीरो होने का क्या मतलब था कि ये बॉडी ऐसे मूव करेगी, पर बॉडी जब मूव करेगी तो इस रॉड को अपने आप को डिफॉर्म करना पड़ेगा। रॉड अपने आप को डिफॉर्म नहीं करेगी। अब क्या होगा, अब जब बॉडी इस तरीके से मूव करने की कोशिश करेगी तो रॉड के अंदर टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। पहले टेंशन एक डायरेक्शन में थी, अब टेंशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, पर इनसाइड द रॉड कभी भी टेंशन जीरो नहीं होगी। रॉड के अंदर टेंशन जीरो नहीं होने वाली, और अगर रॉड के अंदर टेंशन जीरो नहीं होने वाली तो जब आप इसको घुमा रहे हो तो हर इंस्टेंट पे इसके अंदर टेंशन होगी, हर इंस्टेंट पे इसके अंदर टेंशन होगी। तो दो ही बातें हैं, या तो रॉड ऊपर जाते हुए यहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और ये बैक आ जाएगा, या रॉड बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाएगी, रॉड बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाएगी, और यहां पे बिल्कुल ऊपर तक पहुंचने के बाद अगर यहां पे वेलोसिटी जीरो हो भी गई तो ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन वो बैक आ जाएगी, तो ये एक पूरा वर्टिकल लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं इस बॉडी को यहां तक पहुंचा दूं, कहां तक पहुंचा दूं, हाईएस्ट पॉइंट तक, तो वर्टिकल लूप कंप्लीट हो जाएगा। और हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने से पहले अगर बॉडी रुक गई तो वो अलोंग द पाथ ही वापस आएगी। ये बॉडी या तो अलोंग द पाथ वर्टिकल लूप कंप्लीट कर लेगी, या ये अलोंग द पाथ ऑसिलेट करेगी, पर इसका ये पाथ चेंज नहीं होने वाला। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं मूव कर सकती क्योंकि इसके पास चॉइस नहीं है। ये एक रॉड के साथ बंधी हुई है, उस रॉड ने अपनी लेंथ को कभी भी चेंज नहीं करना। या तो ये रॉड के साथ पूरा लूप कंप्लीट करेगी, या ये रॉड के साथ एक हाइट से जाके फिर बैक आ जाएगी। पर जब बैक आएगी तो इसका जो पाथ है वो हमेशा क्या रहेगा, सर्कुलर रहेगा। तो इस केस में भी अगर आप चाहते हो कि वर्टिकल लूप कंप्लीट हो तो वर्टिकल लूप के लिए ये जो बॉटम पे वेलोसिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4gl अंडर रूट, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द रॉड। तो वर्टिकल लूप कंप्लीट करने के लिए 4gl अंडर रूट। सो अगर रॉड है ऑफ लेंथ l तो आंसर अलग होगा, स्ट्रिंग है तो आंसर अलग होगा। तो आपको ये चीज समझनी है कि रॉड के लिए आंसर अलग है, स्ट्रिंग के लिए आंसर अलग। हाँ जी, क्लियर है ये? हाँ जी, 5gl ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਮਿਨੀਮਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਦੇਖੋ 4 ਦਾ ਆਪਾਂ 5 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਲੂਪ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ, 6 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਰਟੀਕਲ ਲੂਪ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਵਰਟੀਕਲ ਲੂਪ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਰॉड ਦੀ ਥਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਰॉड ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਟੀਕਲ ਲੂਪ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲੀ ਨਾ 4gl ਮਿਨੀਮਮ, मतलब वो मिनिमम वैल्यू जिते वर्टिकल लूप कंप्लीट होएगा। जे स्ट्रिंग हुंदा तो वर्टिकल लूप कंप्लीट होने ਲਈ मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए सी 5gl अंडर रूट। हुण मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए है 4gl अंडर रूट। कहने का मतलब भी जे आप कहने कि सर इतने 5gl अंडर रूट कर दी है, कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्टिकल लूप कंप्लीट होएगा। पर जे स्ट्रिंग विच मैं 4gl अंडर रूट करता वर्टिकल लूप कंप्लीट नहीं होएगा। तो सानू इत्थे मेन है देखना कि मिनिमम वैल्यू कितनी आपां रख सकते हैं हर केस विच। रॉड के केस विच ते जे दो तुहाडे कोल इदां इनर आउटर शैल बने हुए हैं तो उस केस विच मिनिमम वैल्यू तुसीं जिहड़ी दे सकदे हो बॉटम ते वो कितनी है 4gl अंडर रूट। पर जे कल्ला एक आउटर सरफेस है स्फेरिकल या एक स्ट्रिंग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मिनिमम कितनी देनी पेगी 5gl अंडर रूट। ਤੇ ਜਦੋਂ स्ट्रिंग है ਤੇ एक वो स्फीयर है कल्ला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਲੂਪ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੂਵ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗਿਵਨ ਕੰਪਲੀਟ ਲੂਪ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ दैट विल बी योर गिवन ऑसिलेटरी पाथ। हाँ जी, क्लियर है ये?